हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर। आज हम खत्म करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 था। वो काफी दिनों से हमारा चल रहा था। 6 सेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने चीजों को देखा है, पढ़ा है, समझा है और हमने नोट्स भी बनाए। और आज हमारा सेशन होने वाला इसका लास्ट सेशन। तो देखो, प्रीवियस सेशन तक हमने देखा था कि भैया एक व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप करके, उसने खरोष्टी लिपि जो थी उसको डिकोड किया था, है ना, डिस्फर्ड किया था, डेसिफर्ड किया था। और कैसे किया वो भी हमने देखा। और आज जो है हम उसी चीज को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे कि कैसे लिपि के बारे में उसको ज्ञान हुआ और उसके लिए उसने पहला कदम कौन सा उठाया। जैसे कि पता है भाई, भारत के पुराने जो पंडित थे उनसे शिक्षा लेना। और सबसे अच्छी बात हमें क्या देखने को मिलती है यहाँ की, देखो फॉरेनर इंटरेस्टेड हो रहे हैं इंडियन लैंग्वेज के अंदर। सबसे मजे वाली बात ये, और ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराने समय से है। फॉरेनर जो है वो भारत की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो स्पाइसेस हो, मसाले हो, है ना, रूट्स हो, मिनरल्स हो, है ना, रिसोर्सेज हो, गोल्ड, सोने की चीजें सबको पता ही है। तो इन सब में फॉरेनर जो है वो काफी इंटरेस्टेड रहा है और भारत जो है इन चीजों में बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करता है। पौराणिक मान्यता से चला ही आ रहा है लगातार। तो ऐसे करते, और फिर साथ हम देखेंगे भाई हमारे जो एविडेंस हमें मिले हैं खरोष्टी लिपि के, वो कहां से मिले, क्यों लिमिटेड एविडेंस हैं, बहुत सारे एविडेंस होने के बाद भी हम उनको जस्टिफाई क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों उनको नहीं पढ़ पा रहे, या फिर अगर है तो कहां तक लिमिटेशंस हैं। और उसके साथ ही हम देखेंगे कि भैया जो इंस्क्रिप्शन थे तुम्हारे, मतलब पास्ट के, उनमें राजाओं के क्या आदेश थे, क्या ऑर्डर थे किंग के, वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और ऐसा करके हम चैप्टर को आज खत्म कर देंगे। करेक्ट। सो अशोका ब्राह्मी विद देवनागरी इक्विवेलेंट। अब देखो बोला ब्राह्मी जो है किसके इक्विवेलेंट है, देवनागरी के। अब देवनागरी लिपि जो है वो हम खुद लिखते हैं। सर कौन सी है बताओ ना प्लीज। तो देखो, जिस तरह से हम हिंदी लिखते हैं ना, है ना, ये हमारी देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है हमारी, है ना। सर ये तो हिंदी है, भाषा हिंदी है, पर लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। जैसे हमने बात करी थी शायद पिछले से पिछली क्लास के अंदर कि जो अशोक के अभिलेख है या फिर प्रभावती गुप्त का जो अभिलेख हमने देखा होगा, है ना, तो उसमें हमने शायद तक एक चंपू शैली का नाम सुना था, है ना। सर आपने बनाया तो था, है ना। अशोक के अभिलेख मिलते हैं चंपू शैली में, 33 लाइन्स उसके अंदर मिलती है नहीं, जिसमें जो किंग थे उनको गॉड लाइक बताया गया है, भगवान के जैसा बताया गया है ना, अगर आपको याद है तो बिल्कुल उसी तरह। सो द स्टोरी ऑफ द decipherment of खरोष्टी, द स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थ वेस्ट। तो शायद अब आपको यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नॉर्थ वेस्ट, अगर हम भारत के इलाकों की बात करें तो किस तरफ बात करेंगे। हम बात करेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये गुजरात वाली साइड। सो इन द नॉर्थ वेस्ट इज डिफरेंट एंड हियर फाइंड्स ऑफ कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स। कौन से? इंडो ग्रीक जो राजा थे उनके कॉइन्स हमें मिलते हैं। हमने कॉइन्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था प्रीवियस सेशन में। राजा के कॉइन्स थे, सोने के सिक्के सबसे ज्यादा कौन से राजा ने इशू किए, इसके अलावा सबसे कम सिक्के हमें मिलते, 1-2 सिक्के वो इंडो ग्रीक थे, है ना। और रोमन एम्पायर के भी सिक्के हमें मिले थे। और फिर देखते हैं कि हाँ, राजा जो है वो रोमन एम्पायर के सिक्कों को क्या करते थे, उनके जैसे सिक्के जो है वो इशू करते थे। क्यों करते थे? उनसे इंस्पायर्ड थे, है ना, सोने के सिक्कों से उनके। सो ऐसे करके किंग्स हु रूल ओवर द एरियाज लाइक 2nd centuries BC have facilitated matters and these coins contain the name of kings written in Greek and खरोष्टी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना। अब ये जो इंडो ग्रीक कॉइन्स है, इनके अंदर जो राजाओं के नाम लिखे थे वो किसमें थे? ग्रीक और खरोष्टी लैंग्वेज में इनके लिखे हुए थे, स्क्रिप्ट में। Then European scholars who could read the former compared the letters. For instance, the symbol like a could be found in both script for writing names such as Apollodorus. अपोलोडोरस एक नाम का राजा था,
उसका जो नाम लिखा हुआ है उन्होंने उसे देखो ग्रीक में लिखा है, खरोष्टी में लिखा है, ऐसे करके जो लेटर्स है वो मैच किए एंड विद प्रिंसिपल आइडेंटिफाइंग द लैंग्वेज ऑफ द खरोष्टी इंस्क्रिप्शन एज प्राकृतिक, इट बिकेम पॉसिबल टू रीड लॉन्गर इंस्क्रिप्शन एज वेल। तो देखो क को इस तरह से लिखा जाता था, च को इस तरह से, ढ को इस तरह से, द को, मतलब कि आपकी जो ये देवनागरी लिपि है उसके सिंबलाइज लगभग उसके जैसी ही हमें ये जो लैंग्वेज मिलती है खरोष्टी। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट हम जब गए थे पटना म्यूजियम में, एक आपको फोटो दिखाई थी प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस सेशन मिल जाएगी आपको, है ना, पीछे एक बड़ा सा पत्थर था उसमें अक्षर लिखे हुए थे ना, कुछ अक्षर, तो उनमें आपको ये अक्षर जो है आपको मिल जाएंगे। क्या करा ऐसे उसने, उन्होंने अक्षर को मैच किया, जब सिंबलाइज हो गए तो उन्होंने सिंबल से पूरा एक वर्णमाला जो है वो बना लिया, है ना, कॉन्सोनेंट और वोवल जिसको हम कहते हैं वो पूरा बना लिया। उसके बाद पर वर्ड जो है स्टार्ट करना शुरू करा, ट्रांसलेट। देन ऐसे करते करते हम क्या देखते हैं भैया, जेम्स प्रिंसेप नाम का व्यक्ति जो है उसने पूरी की पूरी जो लिपि है वो डिकोड कर दी। सो हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, अब जब पढ़ लिया है इंस्क्रिप्शन तो वहां से कुछ एविडेंस तो मिलेंगे ना, जाहिर सी बात है सर मिलनी चाहिए, तो उन एविडेंस की बात करते हैं। टू फाइंड आउट हाउ एपिग्राफिक्स एंड हिस्टोरियंस वर्क, लेट अस लुक एट 2 Ashoka inscription more closely and note the name of the ruler. Ashoka is not mentioned in the inscription. सर ये क्या बोल रहे हो सर आपने तो सर कभी कहा ही नहीं था, ये तो उसने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, पूरे का पूरा मैटर चेंज कर दिया कि सर अशोका की इंस्क्रिप्शन है और उसमें नाम अशोका नहीं मिलता। नहीं मिलता भाई, तारीफ करते हैं लोग, है ना, नाम नहीं लेना चाहिए, राम राम, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके जगह उन्होंने दूसरा नाम यूज किया था, सिंबलाइज नेम यूज किया था, देवाना प्रिय, देवताओं के प्रिय महाराज, राष्ट्र सम्राट अशोक, है ना, ऐसे करके। तो कहते हैं कि इनमें अशोक का नाम जो है वो मिलता ही नहीं है। व्हाट इज यूज्ड इंस्टेंट आर टाइटल्स अडॉप्टेड बाय द रूलर, सो देवानाम पिया ऑफन ट्रांसलेट एज बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, राजाओं, सॉरी भगवान का चहिता, है ना, देवाना प्रिय और प्रियदसी और प्लीजेंट टू बीहॉल्ड, इसका मतलब है एंड द नेम अशोका इज मेंशन इन सम अदर इंस्क्रिप्शन विच आल्सो कंटेन दीज टाइटल। अब देखो सबसे पहला मुद्दा तो इसने हमें क्लियर कर दिया है, पर इसका सवाल तो बनता ही बनता है, सर कौन सा सवाल बात करेंगे। हाँ, अभी जैसे हमने पढ़ा भी 2 इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम नहीं था, तो बच्चों का ये सवाल आएगा तो सर इसको अशोका नाम कैसे पता, या फिर कैसे पता ये अशोक के अभिलेख है, क्योंकि अशोक का नाम तो लिखा हुआ ही नहीं था। तो देखो यहां पता लगता है उनके सिंबल से, क्यों, क्योंकि उनके दूसरे अभिलेखों में जहां अशोका नाम लिखा हुआ था वहीं उनका सिंबलाइज नेम भी लिखा हुआ था, देवाना प्रिय प्रियदसी। तो ऐसे करके जब हमें दूसरे अभिलेख मिले जिसमें अशोक नाम नहीं लिखा हुआ था परंतु उसमें यह लिखा हुआ था अशोक प्रियदसी और देवाना प्रिय, तो हमें पता लग गया भाई हाँ अशोक के अभिलेख है ना। 4 नेम थे, 4 में से 2 यूज किए गए और 2 जो है वो अलग में मिले और एक में 4 मिल गए, मतलब एक में अलग मिल गए और एक में अलग मिल गए। तो हमें आइडिया लग गया भाई साहब कि हाँ ये उसी व्यक्ति के अभिलेख हैं। After examining all these inscriptions and finding that they match in terms of content, style, language and paleography, epigraphists have concluded that they were issued by the same ruler. इसके बाद भी साबित नहीं हुआ भैया, सिर्फ नाम से उन्होंने बोला कि नहीं मानेंगे हम, है ना, हमें और सबूत चाहिए। तो सबूतों के तहत भाई उनका जो कंटेंट का टर्म था, किस तरह से कंटेंट को डिजाइन किया गया, लिखा गया था, उनको लिखने का तरीका, स्टाइल जो था उनका, उनकी लैंग्वेज थी, है ना, और उनकी लिखने की कला जो पैलियोग्राफी थी, उन सभी से लेकर एक एक चीज की स्टडी करने के बाद हमारे जो एपिग्राफ थे इन्होंने बोला हाँ भैया अब आप कह सकते हो कि ये तीनों चारों अभिलेख जो है वो एक ही रूलर ने इशू किए हैं। तो ऐसे करके हमें पता लगता कि हाँ ये एक ही व्यक्ति का है, इसी का है, और अशोक को देवाना प्रिय के नाम से जाना जाता है। सो यू मे ऑल्सो हैव नोटिस्ड दैट अशोका क्लेम दैट अर्लियर रूलर्स हैड नो अरेंजमेंट टू रिसीव
रिपोर्ट्स। देखो अपने एक अभिलेख में है ना, इंस्क्रिप्शन में अशोका ये बोलते हैं कि भाई ये जो मैं अरेंजमेंट करवा रहा हूं ना, है ना, ये आज से पहले दूसरे किसी शासक ने नहीं करवाए। अरे उड़ा दिया मैंने पूरा ही। अरे है ना, कि दूसरे किसी भी शासक ने ऐसा अरेंजमेंट जो है वो नहीं करवाए, है ना, क्योंकि शासकों को सत्ता के प्रति इतना सत्ता के प्रति उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था वो इतना स्ट्रांग नहीं था और राजा ध्यान नहीं दे रहे थे। और जबकि हमने दूसरा सुना है कि अशोक ने अपने अभिलेख जो है वो जगह जगह लिखवाए थे। शासन के दौरान अपने जितने भी रूल्स रेगुलेशन थे उसने चौराहे पर लगवा दिए, स्क्वायर्स पर लगा दिए, है ना, रोड के नाके पर लगा दिए, होर्डिंग लगवा दिए कि भैया डिजिटल बोर्ड है, सबको दिखना चाहिए कि मेरे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जो सारी जनता को मानने जरूरी है। क्राइम्स कम होंगे, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो आपका स्ट्रांग होगा और एक पूरा चेन से आपका जो काम है वो चलता रहेगा। तो अशोक जो है ये क्लेम करते हैं कि भैया मुझसे पहले ऐसा कोई महान शासक हुआ नहीं है ना, जिसने ये अभी तक काम इतनी मेहनत और लगन और पूरे दिल से किए हो। So if you consider the political history of the subcontinent prior to Ashoka, do you think this statement is true? और अब देखो कि अशोका से पहले जो भी इनका साम्राज्य था, इनके पिताजी थे, दादाजी थे, इनका वंश था या फिर दूसरा ग्रुप यहां पर रूल कर रहा था, तो क्या लगता है उनको सोचकर क्या अशोक का स्टेटमेंट सही है क्या गलत है? पता तो होना चाहिए ना, कि क्या पता अशोक साहब झूठ बोल रहे हो कि भाई साहब पता ही नहीं उनको और देख रहे हैं हम कि भाई स्ट्रॉन्ग तो था, है ना, इन्होंने बस अपने छपवाए तो बोले भाई सिर्फ मेरे ही है, दूसरे तो है ही नहीं। तो लेट्स रीड। Historians have to constantly assess statements made in inscription to judge whether they are true and plausible or exaggerations. Did you notice that there are words within brackets, epigraphs sometime add these to make the meaning of sentence clear? So this has to be done carefully to ensure that the intent meaning of the author is not changed. और यहीं पर क्या हुआ, यहीं पर जितने अशोक के अभिलेख लिखे हुए थे जिनमें कुछ ऐसे नेम थे, उन्होंने यहां पर कुछ नेम के साथ ब्रैकेट यूज किया है। इट मींस अगर तुम्हें इन फ्यूचर इसका वर्ड समझ में ना आए, इसका मीनिंग समझ में ना आए, तो तुम्हारे पास एक हेल्पिंग वर्ड है, तुम समझ सकते हो, बट इसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो यहां ये देखने को मिलता है भाई कितना शिद्दत से इन्होंने काम किया है, कितना शिद्दत से इन्होंने हर एक वर्ड को लिखा है, सोचा है उसके बारे में, है ना। तो इट मींस ये बात तो क्लियर है कि भैया अशोका ने जो कहा है वो शायद सही है ना, क्योंकि यहाँ इतिहासकार देखते हैं कि भैया जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं वो इतनी गहराई से, इतनी फील के साथ लिखे हुए हैं कि उनको हर एक वर्ड जो है वो मिसमैच नहीं होता, और जहां लग रहा है कि वर्ड ऊपर जा रहा है उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब ये होता है ताकि कल को तुम इसका गलत मतलब ना निकालो और समय के साथ इसका मीनिंग चेंज ना हो, जो कि हिस्ट्री में हो जाता है ना। अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो एक वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज होता रहता है, करेक्ट, ठीक है। ये सम्राट अशोक का एक एनिमेटेड पिक्चर। सो हिस्टोरियंस हैव टू मेक अदर असेसमेंट एज वेल इफ अ किंग्स ऑर्डर वन इंस्क्रिप्ट on natural rocks, their cities or important routes of communication, would passers by have stopped to read these, and most people were probably not literate, पढ़े लिखे नहीं थे। So did everybody throughout the subcontinent understand the Prakriti used in Patliputra, and would the order of the kings have been followed? Answer to such questions are not always easy to find, but हमें मिलने वाले, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया आगे। तो देखो जितने भी राजाओं के इंस्क्रिप्शन है उनको पढ़ने के बाद, उनकी स्टडी करने के बाद ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भैया हमने देखा कि ज्यादातर लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, यहां पर क्या थे, यहां पर जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि यहां पर इंस्क्रिप्शन जो है वो गली के नाकों पर, चौराहों पर, या फिर जो बड़े रूट थे उन रूट्स पे मार्क किए जाते थे, लगाए जाते थे, एज ए लैंडमार्क यूज किए जाते थे। तो क्या लगता है आपको जी कि जब जनता वहां पढ़ी लिखी नहीं थी तो क्या वो इन
ऑर्डर के सामने रुककर पढ़ती होंगी, है ना। तो यहीं से हमारे एक नया पहलू सामने आता है कि राजाओं के आदेश आखिर थे क्या। अगर इन्होंने ऐसा लिखवाया था तो क्यों लिखवाया था, उन इंस्क्रिप्शन में आखिर ऐसा कौन से राजाओं के ऑर्डर थे। सो इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक होने वाला है किंग्स ऑर्डर, है ना, जो हम देखेंगे। बट उससे पहले सम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स आर एविडेंट इफ वी लुक एट एन अशोका इंस्क्रिप्शन which has often been interpreted as reflecting the anguish of the ruler as well as making a change in his attitude towards warfare. As we shall see, the situation becomes more complex once moved beyond reading the inscription at face value. And while Ashoka inscription have been found in present day like Odisha, the one depicting his anguish is missing. In other words, the inscription has not been found in the region that was conquered. And what are we make of that? Is it that the anguish of the recent conquest was too painful in the region and therefore the ruler was unable to address the issue? अब इसमें देखो सोर्स 11 करके बात कर रहा है एक, इट मीन्स अगर सिंपल सी बात में आपको समझाया जाए तो ये कह रहा है कि भैया अशोक के जो अभिलेख है ना, वो हमें उनकी वॉर के मैसेज के साथ मिलते हैं। उनमें जो वॉर कॉन्क्यूर करी थी, जो जंग वो जीते थे, उनका जो पेन है वो भी देखने को मिलता है। पर जब हम एविडेंस की बात करते हैं कि जो जंग उन्होंने जीती थी, पर वो इंस्क्रिप्शन वहां पे नहीं मिलता जिस वॉर की उन्होंने बात की है ना। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि समय के साथ वॉर के अगेंस्ट उनकी जो फीलिंग्स थी वो चेंज हुई हो, या फिर इतना पेनफुल रहा चीजों का बताना कि शायद इस पर बोल ना पाए, और किस तरह से रहा। सो एज वी ऑल सी द सिचुएशन बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स वंस वी मूव्ड बियॉन्ड रीडिंग द इंस्क्रिप्शन एट फेस वैल्यू। बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सो व्हाइल अशोका इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन प्रेजेंट डे, आज के उड़ीसा में है, बट द वन डिस्पिसिटिंग हिज एंक्वेज इज मिसिंग, और उनका जो विजय का प्रमाण है वहां पर वो नहीं है। और दूसरे शब्दों में बात करें, द इंस्क्रिप्शन हैज नॉट बीन फाउंड इन द रीजन दैट वाज कॉन्कर्ड, एंड व्हाट आर वी मेक ऑफ दैट। तो इससे हमें क्या पता लगता है, is it that the anguish of recent conquest was too painful in the region and therefore the ruler was unable to address। और शायद उनकी जो विजय हो, है ना, सुना है ना अपने इतिहास में कि अशोका ने इतने कत्ल किए थे, इतनी जनता को मारा था, उसके बाद एक समय बाद उनका जो हृदय परिवर्तन है वो हो जाता है, उसके बाद वो तलवार उठाते नहीं है ना, जंग नहीं करते, फिर वो एक धर्म का प्रचार, धर्म की ओर, धर्म की शिक्षा, धर्म का सपोर्ट, उसी में लग जाते हैं। तो क्या ये बात उसी बात का प्रूफ है या प्रमाण है? चलिए देखते हैं, है ना। तो ये हमें चीजें तब क्लियर होगी जब हम अशोका के ऑर्डर्स पढ़ेंगे शायद उसमें, या फिर कुछ चीजें रहस्यमयी रूप से, मिस्टीरियस रूप से वहीं पर रुक जाती है, और उससे आगे होता है हमारा सोचने का काम, कि हमारी जो सोच है हमें किस मुकाम तक लेके जाते हैं कि शायद इन फ्यूचर हम इन चीजों को डिकोड कर पाए, है ना। मैं थॉट की बात कर रहा हूं। द ऑर्डर ऑफ द किंग, सो दस स्पीक्स किंग्स देवानंपिय प्रियदर्शी, इन द पास्ट देयर वर नो अरेंजमेंट्स फॉर डिस्पोजिंग अफेयर्स नॉर फॉर रिसीविंग रेगुलर रिपोर्ट, बट आई हैव मेड द फॉलोइंग, इट मींस अरेंजमेंट। So, Pati Vedaka should report to me about the affairs of the people at all times. तो देखो ये अशोक का इंस्क्रिप्शन है, वही कह रहा है कि भैया पुराने राजाओं ने अरेंजमेंट नहीं कर रखे, कोई बात नहीं अपन करेंगे, है ना। तो भैया जिस समय कोई समाचार मिलता है आपको, जो जहां मैं हूं, कहीं भी हूं, खाना खा रहा हूं, नहा रहा हूं, धो रहा हूं, सो रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मुझे मेरा समाचार जो है जनता का मुझे मिलना चाहिए हर हालत में, है ना, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, आई डोंट केयर। सो बट आई हैव मेड फॉलोइंग अरेंजमेंट, मैंने अरेंजमेंट किए हैं, और इस व्यक्ति का ये काम है ना, पति वेदा कक्ष ना इनका नाम है कि इनको ये सब काम करना है। शुड रिपोर्ट टू मी अबाउट द अफेयर्स ऑफ द पीपल एट ऑल टाइम्स, anywhere, whether I'm eating in the inner apartment, in the bedroom, in the cow pen, being carried possibly in palanquin or in the garden, and I will dispose of the affairs of the people everywhere। भाई साहब मैं हर जगह जो है ना लोगों की बात सुनूंगा, I don't care where I am,
है ना। तो बस तुम्हारा फर्ज क्या है, मुझे बताना। सो 2 सिक्के हैं कॉइन इंडो ग्रीक मेनेंडर, है ना। उन सिक्कों की पूरी लिस्ट में ये 2 सिक्के भी थे, बट फोटो इतनी शायद क्लियर ना हो तो हमें दिखे ना। सो एपिग्राफिस्ट हैव ट्रांसलेटेड द टर्म पतिवेदाका एज रिपोर्टर। इन व्हाट वेज वुड द फंक्शंस ऑफ द पतिवेदाका हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज वी जनरली एसोसिएट विद द रिपोर्टर्स टुडे। तो देखो आज के रिपोर्टर्स क्या होते हैं, टीवी पे आए, रिपोर्ट दी और इस तरह से लोगों को बताया कि बात छोटी सी पर उसको बढ़ा चढ़ा के कचरा बना के लोगों के दिमाग में भर दिया। लोग सोचने वाले पता नहीं क्या हो गया, समझ लो, चिल्ला के पूरे बता देंगे सब जगह खबर झूठी है, सही है, पूरी है कि भी नहीं, है ना, ऐसी सिचुएशंस है कि भी नहीं, है ना। और कई बार तो क्या होता है, खबरें झूठी चली जाती है ना, कि सपोज दैट एक रीजन के अंदर एक्चुअल में जो खबर जानी चाहिए वो नहीं जा रही, बट जो नहीं जानी चाहिए फालतू की खबरें वो पहुंच रही है। बट यहां पर ऐसा नहीं था भाई साहब, राजा ने अच्छी पूरी व्यवस्था कर रखी थी। बोला भैया अगर कोई इमरजेंसी वाले कोई समाचार मेरे नगर में हो रहा है तो मुझे पता होना चाहिए, है ना। पर्सनल असिस्टेंट था इसका राजा का, कि डायरेक्ट तो मुझे बताएगा और लोगों को भी पता नहीं लगना चाहिए भाई साहब तो कि तू मेरे को खबर दे रहा है ना। इट्स अ सीक्रेट, गुप्त मिशन होना चाहिए। बट आज के रिपोर्टर में ऐसा नहीं, हो तो चिल्ला चिल्ला के पूरे सब न्यू बता देते हैं और जो बतानी चाहिए वो नहीं बताते, फालतू काम की चीजें बता लेंगे, है ना। तो ये आज के रिपोर्टर और पहले के राजा के रिपोर्टर में फर्क था। द एंग्विश ऑफ द किंग। अब देखो राजा जो है ना वो अपने बारे में ऑब्वियस सी बात है बताएगा, तो इस बताने के अंदर राजा का एक है ना वर्ड आता है वेदना, है ना, दर्द जो है ना, वो किस तरह से और राजा का दर्द क्या है। So when the king Devanampiya Piyadasi had been ruling for 8 years, the country of the Kalings, present day coastal Orissa, was conquered by him and 150,000 men. So देखो कब कितना 8 साल का इनका रूलिंग टाइम था। 150,000 men were deported and 100,000 were killed and many more died. After that, now that the country of the Kalings has been taken, Devanampiya is devoted to an intense study of Dhamma, to the love of Dhamma and to instructing the people in Dhamma. This is the repentance of Devanampiya on account of his conquest of the country of the Kalingas. For this considered very painful and deplorable by Devanampiya, that while one is conquering an unconquered country, slaughters, death and deportation of people there. देखो भैया ये जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था ओडिशा कोस्टल का, इनसे बहुत लोगों की जान गई है, तो इनसे थोड़ी इनकी वेदना है, दुख है उनका। बोला आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा और अब से क्या है धम्म का प्रचार होगा। 8 साल का इनका राज्य था इसके अंदर और काफी लोगों की जाने गई, तो यही वो वेदना है राजा की जो हमें राजा बताना चाहते हैं। और इसी के कारण राजा ने वहां पर उस विषय में बात नहीं की कि जहां उन्होंने जीता था, अपनी तारीफ में लफ्ज नहीं कहे। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको एहसास हुआ कि अब ये जो चीजें हैं वो सही नहीं हो रही है ना, कि जो मौत का तांडव हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। सो द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस। By now it is probably evident that there are limits to what epigraphy can reveal, and sometimes there are technical limitations, such letters are very faintly engraved and thus reconstruction are uncertain. So also inscription may be damaged or letters missing. Besides, it is not always easy to be sure about the exact meaning of the word. हिस्ट्री में हमेशा ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी कि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनका आप एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो डिसिफर नहीं कर पाते, नहीं पता चल पाता। और इनमें कुछ लेटर्स हैं, इंस्क्रिप्शन है, बहुत सारे लेटर्स कागज के पत्ते पर लिखेंगे या फिर लकड़ी पर लिखेंगे, वो टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो गए, है ना, डिकम्पोज हो गए जमीन में, जो भी जैसा होना है ना। पत्थरों के अभिलेख थे, टूट गए, दब गए, बाढ़ में बह गए, बहुत सारे तरीके, या फिर
क्रश होके गिर गए. So the words used in inscription and some of which means be specified to a particular place or time. If you go through an epigraphic journal, some are listed in timeline too. तो बात करेंगे हम. You will realize that scholars are constantly debating and discussing alternative ways of reading inscription. अलग तरीके से डिबेट करते थे, भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो अलग बात है. Although several thousands inscription have been discovered, कितने कहा था दूसरे अभिलेख मिले, thousands of, not all have been deciphered, जिनमें शायद सभी को पढ़ा ना जा सके, है ना. हर एक लिपि ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि नहीं होती, अलग अलग भाषा है, तौर तरीके हो सकता है, अलग ग्रामर लिखी गई हो, है ना. जो लिखने वाला था वो 1.5 शाना होता है, ज्यादा होशियार होगा, उसने बोला नहीं इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा लिखते हैं. तो हैंड राइटिंग इशू भी अगर आ जाना तो भी पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती है. Published and translated. So besides, many more inscriptions must have existed which have not survived and the ravages of time. So what is available at present is probably only a fraction of what we inscript, and there is another perhaps more fundamental problem. Not everything that we may consider politically or economically significant was necessarily recorded in inscription. कि भैया जो हमें देखना था शायद वो रिकॉर्ड ना हुआ हो, लिखा ना गया हो, पॉलिटिकली देखना था, सोशली देखना था, बहुत सारी चीजें समय के साथ खत्म. फॉर इंस्टेंस, रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड जॉयज एंड सॉरोज ऑफ डेली एग्जिस्टेंस फाइंड नो मेंशन इन इंस्क्रिप्शन. इस तरह का इंस्क्रिप्शन में हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता. So which focus more often than not on grand and unique events. Beside the content of inscription almost invariably projects the perspective of person who commissions them. As such, they need to be juxtaposed with other perspective so as to arrive at a better understanding for the past. मतलब कि अब हम ये भी नहीं कह सकते भाई जो अभिलेख लिखे गए वो शायद राजा ने लिखवाए हो, या फिर राजा के लिए लोगों ने लिखवाए हो, या फिर उनके जो महामंत्री थे, उनकी सभा के सदस्य थे, राजा को खुश करने के लिखवाए गए हो. तो चीजें बहुत सारी हो सकती है. उसमें हमें लोगों की डेली लाइफ, डेली व्लॉगिंग वहां करने वाला कोई था नहीं जो हमें बताते हैं गाइस आज हम हैं सम्राट अशोक के साथ और आज राजा जो है वो खेती करने जा रहे हैं, यहाँ की जनता ऐसी है, ऐसी ऐसी. तो ऐसा कोई ब्लॉगर हमें कोई मिलता नहीं है, और जिसके तहत तक हम जाके ऐसा प्रमाण व्यक्त नहीं कर सकते कि भाई सच में ऐसा हुआ हो, सोसाइटी कैसी रही हो. बट कुछ एविडेंस हमें मिलते हैं जो जिनके सिमिलर जो है हमें दूसरे अभिलेखों में भी देखने को मिलते हैं. तो हम बोलते हैं भाई हाँ ये जस्टिफाई हो सकता है, शायद ऐसा कुछ हुआ हो, है ना. और इसके लिए चेक करना पड़ता है कि एक अभिलेख में लिखा है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है. तो ऐसे करके बहुत सारी चीजों की स्टडी करनी पड़ती, तब जाके हम उस चीज को एक रेक्टिफाई कर पाएंगे चीजों को, हाँ कि ऐसा वास्तव में हुआ था. उसमें भी कौन सी किस तरीके से हुआ था उसको कह पाना थोड़ा मुश्किल है. तो ना कुछ स्टडीज हमेशा के लिए मिस्टीरियस रही हैं. So thus epigraphy also does not provide a full understanding of political and economical history. Also historians often questions both old and new evidence. एपिग्राफ हमेशा इन चीजों को डिस्कवर नहीं कर पाते, पूरा नहीं पल पाता, और हिस्टोरियंस जो है हमेशा नए और पुराने एविडेंस में उनकी डिबेट चलती रहती है, बात सिद्ध करते रहते हैं. स्कॉलर्स इन द लेट 19th and early 17th centuries were primarily interested in the histories of kings. और खासकर मैंने कहा ना आपको कि यूरोपियंस जो थे, है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे इन अर्ली 19th century के किंग्स में, उनके इंस्क्रिप्शन में, है ना. तो पढ़ाई करते थे वो इनकी. From the mid-20th century onward, issues such as economic change and the ways in which different social groups emerge have assumed far more importance. And recent decades have seen a much greater preoccupations with histories of marginalized groups, and this will probably lead to fresh investigation of old sources and the development of new strategies of analysis. और यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, जिसमें हमें इतना सा बताया गया कि भैया कौन कौन इसका स्टडी करने का इंटरेस्टेड था, और अगर हमें स्टडी को और आगे ले जाना है तो पुराने ही अभिलेखों को शायद नए तरीके से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए. और है ना, का उम्मीद करता हूँ कि इन फ्यूचर आप में से कोई ऐसा बच्चा आएगा, है ना, जो इन चीजों को वापस स्टडी जो है वो शुरू से स्टार्ट करे और हर एक चीज को कनेक्ट करता जाए, जिसमें से ट्रूथ और फॉल्स का हमें पता लगे भाई हाँ क्या चीज सही थी क्या नहीं. और इन फ्यूचर होपफुली बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हो शायद डिकोड हो जाए, शायद ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड हो,
है ना, टाइम मशीन बन जाए तो मजा आ जाए, है ना, पास में जाके पूछ लेंगे भाई साहब हुआ क्या था बता ही दो ना हमें, है ना, ये कैमरा है, ये माइक रहा, अशोक के माइक दिया, सर बोलना शुरू करो, तो वहीं का इतिहास क्लियर और अपनी बुक में भी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, है ना, फिर कुछ भी मिस्ट्री नहीं रहेगी। अरे पूछना ही क्यों है, चले जाएंगे टाइम मशीन लेके, ये लो कैमरा माइक एक्शन, तो बस ऐसा करके हमें चीजों का पता लग जाएगा, है ना। ये सिर्फ इमेजिनेशन की बात ही, बट एक्चुअल में क्या है, अगर इस फील्ड को और डीप में जाना है तो हमें सबसे पहले इनकी स्टडी करनी पड़ेगी, पुराने वालों की लैंग्वेज की, किस तरह से भाषा तब थी, किस तरह से अब है, वर्ड चेंजेस क्या क्या हुए, अभिलेख कहाँ मिले, कौन से रीजन में मिले, राजा क्या सोचता था, लोग क्या सोचते थे, वही जो जहां से हमने शुरू किया था वापस हमें वहीं से शुरू करना पड़े, पर तरीका और टेक्नोलॉजी हमेशा नहीं हो। वही है हमारा एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कर्नाटका 6th सेंचुरी, जो आपको मैं पहले ही दिखा चुका था, है ना। इसके बाद हमें कुछ डेट्स देखने को मिलती है, भाई साहब ये डेट जो है इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना, है ना, जिसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, है ना, ट्रांसपोलेशन है, मगधा रूलर है, अलेक्जेंडर का रूलर है, ये सारी की सारी एक बार पढ़ लेना, है ना, ये दोनों पढ़नी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से मूवी के पार्ट 1 और पार्ट 2 को जोड़ने के लिए उसका पोस्ट क्रेडिट सीन होता है ना, है ना, हर मूवी का ये पोस्ट क्रेडिट सीन है। आप जब इसको अच्छी तरह से देख लोगे कि ये समय था और हमारा चैप्टर का टाइमलाइन यहां से शुरू होके यहां पे खत्म हुआ है, तो इस बीच दौरान कौन कौन से इंसिडेंट हुए थे जो शायद चैप्टर में मेंशन ना किए गए हो, है ना, ये तभी होगा जब आप इसको गहराई से पढ़ेंगे। आज का चैप्टर जो है हम करते हैं यहां कंप्लीट, चैप्टर हमारा हो चुका है पूरा, और अब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। होपफुली मैं आपके लिए इसके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊं। तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।